नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पंकज शर्मा और ये समय है आपकी इतिहास की क्लास का। तो इस क्लास में हम MPPSC प्रीलिम्स के यूनिट नंबर 1 में डिस्कशन करते हैं। इस पूरे यूनिट के हम लोगों ने अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड किया है। जो पहला मॉड्यूल था उसमें हम लोगों ने विभिन्न शब्दावलियों को देखा, उपनिषद, पुराण, अरण्यक आदि सब चीजों पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। सेकंड मॉड्यूल चल रहा है, इसमें हम लोग प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की विशेषताओं, उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं। और इस पूरी लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने कई टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और वर्तमान में हम गुप्त साम्राज्य पर चर्चा कर रहे हैं। गुप्त साम्राज्य पे हमारा जो चर्चा है दोस्तों, डिस्कशन के इसमें पहले लेक्चर में हम लोगों ने गुप्त काल के प्रमुख शासकों के बारे में बात कर ली है कि किस प्रकार से गुप्त काल के शासकों ने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया। मौर्यों के बाद जिस प्रकार से हम देख रहे थे कि हमारे देश में उत्तर में एक अलग शक्ति कुषाण, दक्षिण में एक अलग शक्ति सातवाहन भारत की व्यवस्था को संभाल रहे थे और उन्होंने काफी हद तक प्रयास भी किया था कि ये व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे। लेकिन जैसे ही कुषाणों के अंतिम शासक को हराकर, मारकर श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी और तब से ही हम देखते हैं कि एक बेहतर गुप्त साम्राज्य की व्यवस्था हमें देखने को मिली। शासकों ने विभिन्न प्रकार से सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पूरी की पूरी जो व्यवस्था रही गुप्त काल की उसको स्थापित किया। अब हम शासकों को जानने के बाद उस व्यवस्था को भी देखेंगे कि गुप्त काल में किस प्रकार का प्रशासन था, गुप्त काल में किस प्रकार का समाज था, गुप्त काल में किस प्रकार की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं संचालित हो रही थी। ठीक है, तो इस पूरी चीजों को हम एक एक करके कंप्लीट करते हैं। कौन से चैप्टर में गुप्त काल की विशेषताओं को लेकर क्या क्या चीजें रही हैं। सबसे पहले हम देखें इनका गुप्त काल का प्रशासन या राजनीतिक व्यवस्था। हम इसे राजनीतिक व्यवस्था भी बोल सकते हैं। प्रशासन के अंतर्गत दोस्तों अधिकारी गण शामिल हो जाते हैं। अगर हम राजनीति की बात करें गुप्त काल की, तो यहाँ जो पूरा साम्राज्य रहा, सुदृढ़ साम्राज्य, बड़ा साम्राज्य जो रहा, जिसकी जानकारी हम लोगों को कई सारे ग्रंथों से मिलती है, जिनके बारे में हम पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं जब गुप्त काल के शासकों की बात की थी। और आगे भी मैं बताऊंगा कि गुप्त काल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्रंथ रहे हैं जो हमें उस समय की जानकारी देते हैं। लेकिन इस बारे में बता चुका हूं कि कहां से हम लोगों को गुप्तचर की जानकारी मिलती है, कि गुप्त काल के साहित्यिक स्रोत क्या रहे, पुरातात्विक स्रोत क्या रहे और विदेशी यात्रियों का वृत्तांत क्या रहा था दोस्तों। ठीक है, जिन्होंने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा वो देखिएगा, उससे आप लोगों को ये पूरी जानकारी डिटेल में मिल जानी है। बराबर, यहां हम राजनीति और प्रशासन की बात करेंगे। जब हम राजनीति और प्रशासन की बात करेंगे तो पूरा के पूरा जो गुप्त काल था दोस्तों, साम्राज्य, उसको अलग अलग इकाइयों में बांटा गया था। सबसे बड़े लेवल पर देखें दोस्तों तो हमें राष्ट्र रूपी इकाई देखने को मिलती है। ये जो राष्ट्र रूपी इकाई थी उसको भुक्तियों में बांटा गया था। भुक्ति जो रहे दोस्तों उसको जिला, इसमें बांटा गया। और सबसे छोटी इकाई के तौर पर हमको ग्राम की व्यवस्था देखने को मिल रही थी। हर इकाई पर अपनी एक सेपरेट व्यवस्था, स्वतंत्र व्यवस्था देखने को मिल रही थी, जिस पर सेंट्रल लेवल का कंट्रोल हमें देखने को मिलता था। अगर हम यहाँ राष्ट्र स्तर पर बात करें तो राजा जो होता था, सम्राट, वो सबसे शीर्ष होता था, सबसे प्रमुख अगर कोई है हर चीज में। न्याय की बात कर लें, सैन्य की बात कर लें, प्रशासन की बात कर लें, तो सबसे जो प्रमुख होता था वो राजा होता था। राजा के पास संपूर्ण अधिकार थे दोस्तों, किसी भी चीज के लिए अंतिम निर्णय राजा का ही होता था इस प्रशासन में। लेकिन जब हम यहाँ के राजाओं की बात करते हैं दोस्तों, तो राजाओं ने अपने आप को बड़ा और बेहतर दिखाने के लिए अनेक प्रकार की आडंबरपूर्ण उपाधियां धारण की थी। इन आडंबरपूर्ण उपाधियों में दोस्तों आपको महाराजाधिराज और परम भट्टारक जैसी उपाधियां देखने को मिलती हैं कि गुप्त शासकों ने इन उपाधियों को धारण करके अपने आप को और वर्चस्वशाली बताने का प्रयास किया था। वहीं अगर हम बात करें यहाँ शासन व्यवस्था की, तो राजतंत्र यहाँ पर था और यहाँ सिस्टम वंशानुगत हम लोगों को देखने को मिलता है। वंशानुगत सिस्टम हम लोगों को देखने को मिलता है। इसके पहले वाले लेक्चर में जब हमने बात की थी तो हमने इसको प्रूफ भी देखा है। कैसे कि जैसे श्रीगुप्त आया, श्रीगुप्त के बाद हम लोगों को घटोत्कच देखने को मिला, उसके बाद हम लोगों को चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त। तो ये सब गुप्त राजाओं के पुत्र रहे जो उनके उत्तराधिकारी बने। इस प्रकार का सिस्टम हम लोगों को वंशानुगत व्यवस्था का यहाँ पर आभास कराता है और राजतंत्र तो यहाँ पर था ही दोस्तों। ठीक है, गुप्त काल में हम देखें दोस्तों तो राजा का पद अपेक्षाकृत बोल सकते हैं संप्रभु था। राजा का पद कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि निरंकुश भी हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन फिर भी हमें राजा के विभिन्न कार्यों की सहायता के लिए मंत्री परिषद जैसी व्यवस्था भी देखने को मिलती है। अगर हम इस समय पे मंत्री परिषद जैसी व्यवस्था की बात करें तो कालिदास जैसे महान ग्रंथ जो इन्होंने लिखे हैं कालिदास जी ने, उन ग्रंथों में हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। मंत्री परिषद जैसी व्यवस्था का उल्लेख भी हमें देखने को मिलता है। जब हम इस प्रकार की व्यवस्था देखते हैं तो यहाँ पर जो मंत्री परिषद होती थी उसमें मंत्रियों का चयन राजा करता था। मंत्रियों का चयन कौन करता था? राजा करता था। जैसे हम आज की व्यवस्था में देखें
प्रधानमंत्री के परामर्श से ही दूसरे मंत्रियों का नाम राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो अगर आज के सिस्टम से हम पुराने सिस्टम का कंपेयर कर लें तो वहां राजा मंत्रियों को चुन रहा है, यहाँ पर प्रधानमंत्री अपने जो कैबिनेट के जो लोग होंगे उनके नाम को देता है, जिससे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो लगभग वैसा ही हमें व्यवस्था देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर राजा मंत्रियों का चयन किस आधार पर करेगा? योग्यता के आधार पर करेगा। राजा योग्यता के आधार पर मंत्री को चयन करता था। अब मंत्री कहां से आएंगे, कहां से चुना जाएगा? तो ये बोला जाता था कि राजा जो होता था वो उच्च पदाधिकारी जो होते थे, या तो उच्च पदाधिकारी यहाँ के ले लीजिए, या बोल सकते हैं सामंत। सामंत जो होते थे प्रमुख, इन सामंतों में से या उच्च पदाधिकारी जो होते थे, इनसे मंत्रियों का चयन राजा के द्वारा किया जाता था। अब मंत्रियों का चयन करके राजा की एक मंत्री परिषद बन जाती थी। ये मंत्री परिषद क्या करती थी? ये मंत्री परिषद राजा को विभिन्न कार्यों में सलाह देने का कार्य करती थी। लेकिन यहाँ ये भी जानिए कि राजा के जो मंत्री उसको सलाह देते थे, यहाँ पर ये भी नहीं था कि वो सलाह को माने ही माने, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बाध्यकारी कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन हाँ, मंत्रियों की जो चयन होता था वो राजा के द्वारा होता था। मंत्री परिषद की सलाह पर राजा अपने निर्णय जनरली करता था, ऐसा माना जाता था। अब यहाँ पर मंत्री परिषद और राजा मिलकर जो निर्णय करते थे, उन सभी निर्णयों को लागू करवाने के लिए हमें अधिकारियों की व्यवस्था देखने को मिलती है। अधिकारियों में सबसे बड़े अधिकारियों को कुमारामात्य कहते हैं। ये ठीक वैसा ही सिस्टम हमें देखने को मिलता है जैसे कि आज के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हम लोगों को IAS IPS जैसी व्यवस्था देखने को मिलेगी। तो वैसे अधिकारी होते थे उच्च, जो यहाँ पर बोल सकते हैं कि मंत्री परिषद द्वारा निर्णय जो लिए गए, जो नियम बनाए गए, उनको लागू करवाने का काम करते थे। और ये भी याद रखिएगा कि जो भी अधिकारी होते थे वो जो भी आदेश देंगे या जो भी उनके द्वारा कदम उठाया जाता था, उसकी व्यवस्था यहाँ पर आप लोगों को लिखित आदेश में दिखाई पड़ती है। लिखित आदेश के माध्यम से यहाँ पर कहीं ना कहीं काम चलता था। तो आदेश लिखित होते थे। जैसे आज कोई भी अगर किसी को आदेश देता तो लिखित चीज को ज्यादा प्रमाणित और इंपॉर्टेंट माना जाता है, वैसे पहले भी लिखित आदेश दिए जाते थे। इसके अलावा अगर हम दोस्तों गुप्त काल में के प्रशासन में और चीजें देखें तो हमें यहाँ पर जो पदाधिकारी थे, इन पदाधिकारियों का जो पद रहा वो पद भी हम लोगों को वंशानुगत होते दिखाई पड़ता है। मतलब ये कि पदाधिकारी भी वंशानुगत होते चले गए थे। बड़े बड़े पदों पर जो लोग आसीन थे, उनके बाद उनके पुत्र, उनके परिवारजन बड़े बड़े पदों पर आसीन हुए। हालांकि एक नकारात्मक पक्ष हमें देखने को मिलता है इस समय का, परंतु यहाँ ध्यान रखिएगा कि पद भी वंशानुगत थे और कुछ इंपॉर्टेंट पदों पर हमें कुछ खास लोग भी यहाँ समय समय पर दिखाई पड़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें हरिसेन, तो हरिसेन जो रहा दोस्तों वो समुद्रगुप्त के दरबारी विद्वान था और इसे संधि विग्रहिक के तौर पर जाना जा रहा था समुद्रगुप्त के। इसी प्रकार से वीरसेन जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्रह के तौर पर, शिखर स्वामी चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री था। पृथ्वीसेन जो था वो कुमारगुप्त का मंत्री था। पर्णदत्त एवं चक्रपालित स्कंदगुप्त काल के प्रमुख अधिकारी थे। तो ये हम बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट लोग रहे जो अलग अलग पदों पर विभिन्न शासकों के समय पर मौजूद थे और इनकी सहायता से शासन में बहुत इंपॉर्टेंट काम किए जाते थे। इसके अलावा यहाँ पर एक और व्यवस्था देखने को मिलती है कि विभाग। आज आप लोग जब मंत्री की व्यवस्था देखते हैं हमारे देश में या राज्यों में, तो हमें देखने को मिलता है कि एक मंत्री जो होता है उसके पास अलग अलग विभाग होते हैं। एक ही व्यक्ति कृषि मंत्री भी हो रहा होता है, एक ही व्यक्ति वाणिज्य मंत्री भी हो रहा होता है। तो ऐसे एक ही मंत्री के पास अलग अलग विभाग हो सकते थे। तो वो व्यवस्था हमें गुप्त काल में भी देखने को मिलती है। अधिकारी जो होते थे, एक अधिकारी के पास कई सारे विभाग होते थे, मतलब अलग अलग विभागों के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति हमें यहाँ पर देखने को मिलती। कहाँ? गुप्त काल में। तो ये गुप्त काल की शासन व्यवस्था में देखने को मिली। इस शासन प्रशासन की व्यवस्था में हम लोगों ने राजा, फिर उसकी मंत्री परिषद और फिर उसके अधिकारीगण के बारे में बात कर ली। लेकिन यहाँ पर अधिकारियों के बारे में जब बात करते हैं तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से अधिकारी थे किस किस विभाग के लिए। तो यहाँ पर महाबलाधिकृत एक अधिकारी मिलता है, ये सेनापति हुआ करता था। महादंड नायक मिलता है दोस्तों, इसको न्यायाधीश को कहते थे। संधि विग्रहिक युद्ध व शांति का मंत्री होता था। अब देखिए यहाँ पर संधि विग्रहिक युद्ध व शांति का मंत्री के तौर पर चलता था। और यहाँ पर देखिए हरिसेन समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक था, वीरसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक था। इसका मतलब क्या थे? ये लोग जो थे ये यहाँ पर शांति की स्थापना करने में इंपॉर्टेंट रूप से राजा को सलाह करते थे। क्लियर? हाँ। अगला देखिए दंडपाशिक कौन होता था? दंडपाशिक जो होता था ये पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वहीं विनय स्थिति स्थापक होता था जिसका काम शिक्षा एवं धर्म अधिकारी का काम था। भंडारा ग्रहिक होता था दोस्तों, राजकोष का अधिकारी होता था। महाक्षपटलिक होता था, लेखा विभाग को देखता था ये। इसके अलावा महाप्रतिहार जो था वो राजप्रसाद जो होता था उसके विषयों को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता था। ये तो बात हुई सेंट्रल लेवल की। अब
हमने कहा कि शासन जो है वो अलग अलग इकाइयों में बटा हुआ था। तो सेंट्रल लेवल की व्यवस्था के बाद आते थे प्रांतीय सिस्टम। प्रांतीय सिस्टम में दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि जिला जैसी व्यवस्था होती थी, और जिला स्तर पर हम जब देखते हैं तो यहाँ पर जिला परिषद बनाई गई थी, जिसको विषय परिषद भी कहा जाता था, और कहीं ना कहीं बोल सकते हैं ये कई सदस्यों को मिलकर बनाई जाती थी। बस यहाँ पर एक और चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि जिला से पहले आपको भुक्ति जैसी व्यवस्था भी देखने को मिलती है। जो भुक्ति होता था उसका शासन चलाता था भुक्तिपति। भुक्तिपति के द्वारा भुक्तियों का शासन चलाया जाता था, और यहाँ जिला स्तर पर हम लोगों को जिला परिषद या विषय परिषद देखने को मिलती है। अब इस विषय परिषद में कौन कौन शामिल होते थे? एक नगर श्रेष्ठी शामिल होता था, जो पूंजीगत जो वर्ग होता था उसका नेता होता था। हम यह बोल सकते हैं कि समाज में जो अमीर लोग होते थे उसका नेता जो होता था उसको नगर श्रेष्ठी कहते थे। यहाँ पर सार्थवाह भी हम लोगों को दिखाई पड़ता है। सार्थवाह जो होता था दोस्तों वो व्यापारियों का नेता होता था। एग्जाम में आएगा आपको 2 अंक का प्रश्न लिखने के लिए एमपीपीएससी मेंस में, या फिर आपसे प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि सार्थवाह कौन होते थे। तो सार्थवाह जो होते थे वो व्यापारियों के लीडर को कहते थे। इसमें प्रथम कुलिक मिलता दोस्तों ये कारीगर समुदाय का प्रमुख होता था, और कायस्थ का भी हम लोगों को उल्लेख मिलता जो लिपिका को प्रधान होता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को ये व्यवस्था देखने को मिलती है। इन सबको मिलाकर बनती थी विषय परिषद, और विषय परिषद विषय स्तर के जिला स्तर के इंपॉर्टेंट काम करती थी। यहाँ पर कायस्थ शब्द का यूज हुआ दोस्तों, याद रखिएगा कि याज्ञवल्क्य स्मृति जो है, इस याज्ञवल्क्य स्मृति में सबसे पहले कायस्थ शब्द का प्रयोग हुआ है, और लिपिकी को जो प्रधान होते थे उसको कायस्थ कहते थे। अच्छा, यहाँ पर हम बात करें कि जो प्रशासन की अलग अलग इकाइयां थी उनमें सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम थी, जिसका प्रशासक जो होता था वो ग्रामीकी होता या ग्रामीणी होता था। ये इसके द्वारा ग्राम स्तर का प्रशासन चलाया जाता था, और इसके प्रशासन के लिए जो प्रमुख व्यवस्था थी उसको ग्राम सभा कहते थे। तो ये गांव स्तर की व्यवस्था हम लोगों को देखने को मिलती है। मतलब निम्न स्तर से उच्च स्तर तक पर अलग अलग आपको प्रशासनिक व्यवस्था की इकाइयां देखने को मिलती हैं, और सिस्टमेटिक तरीके से संपूर्ण व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण समाज को कहीं ना कहीं प्रशासन के अंतर्गत लाने का यहाँ पर प्रयास किया गया था। ठीक है, अब हम इसके बाद न्याय व्यवस्था की बात करें दोस्तों, तो गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो हमें यहाँ एक अलग प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। कैसी? कि गुप्त काल का समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज था, और इस वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज में अलग अलग वर्ण को अलग अलग प्रकार के विशेषाधिकार थे। वर्णों को उनके वर्ण क्रम के हिसाब से विशेषाधिकार दिए गए थे, और इस हिसाब से शूद्रों को सबसे निम्न माना गया था और ब्राह्मणों को सबसे उच्च माना गया था। और इस व्यवस्था को न्याय व्यवस्था में भी लागू किया गया था। यहाँ पर जो न्याय व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था पर आधारित होने का मतलब ये था कि अगर हम ब्राह्मणों की बात करें तो ये सर्वोच्च वर्ण होता था। अब ब्राह्मणों का वर्ण सर्वोच्च वर्ण होता था, तो जब इनको दंड देने की बात आ जाती थी तो दंड भी सबसे कम दिया जाता था। और शूद्र की हम बात करें तो शूद्र जो था दोस्तों इसको निम्न वर्ण माना गया था। अगर शूद्र को निम्न वर्ण माना गया था उस समय तो इनको दंड भी सर्वाधिक दिया जाता था। ठीक है, इस प्रकार से हम कहते हैं कि गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था पर आधारित वर्ण की स्थिति के अनुसार यहाँ पर दंड देने की व्यवस्था चलती थी। हालांकि जब हम बात करते हैं यहाँ के न्याय व्यवस्था की तो यहाँ के न्याय को 4 भागों में बांटा था। सबसे ऊपर होता था राजा का न्यायालय, क्योंकि सर्वोच्च न्यायाधीश अगर कोई होता था तो वो राजा का न्यायाधीश होता था। इसके नीचे अलग अलग लेवल पर अलग अलग लोगों का न्यायाधीश था, जिसमें पूग, श्रेणी और कुल का आता है। जब हम कुल की बात करते हैं दोस्तों तो ये सबसे निम्न न्यायालय होता था। सबसे निम्न न्यायालय की अगर हम बात करें तो कुल का होता था, कुल के ऊपर श्रेणी, श्रेणी के ऊपर पूग, और सबसे ऊपर राजा का न्यायालय हमें देखने को मिलता था। जो न्यायाधीश होते थे दोस्तों उनके लिए दंडनायक, महादंड नायक, सर्वदंड नायक जैसे पद का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पर जो सर्वदंड नायक है ये सबसे उच्च हो जाता था, उसके नीचे महादंड नायक, उसके नीचे दंड नायक होता था। ये अलग अलग लेवल के हिसाब से यहाँ पर न्यायाधीशों के नाम चलते थे। और जब हम विधि की बात करते हैं दोस्तों तो ये गुप्त काल जो है इस समय से पहले तक हमें शुंग काल में क्या देखने को मिलती है? मनुस्मृति। तो कहीं ना कहीं दंडिक विधान भी इस पर आधारित हमें देखने को मिलते हैं। और पहली बार हम यहाँ देखें तो बृहस्पति को प्रथम विधि निर्माता के तौर पर बताया गया है। जब हम यहाँ प्रथम विधि निर्माता के तौर पर बृहस्पति को देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर दीवानी और फौजदारी जो मामले रहे उनको भी स्पष्टता किया गया। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो अपराध होते हैं वो दीवानी होते हैं या फौजदारी होते हैं, तो दीवानी अपराध और फौजदारी अपराधों को, मामलों को पहली बार कब स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया था? तो पहली बार गुप्त काल में ही इन मामलों को स्पष्टता बताया गया था कि दीवानी में कौन सा और फौजदारी में कौन सा आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो दंड की व्यवस्था में मिलती है वो दंड की व्यवस्था भी दोस्तों अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर हाथ के बदले हाथ, हाथ के बदले हाथ, कान के बदले कान,
मृत्यु के बदले मृत्यु, ये दंड तो मिलते ही थे। इसके अलावा हाथी के पैर के नीचे कुचलवा देना, फांसी की सजा हो जाना, इस प्रकार के दंड भी यहाँ पर दिए जाते थे। और साधारण तौर पर कारावास और जुर्माने जैसी सजा भी दी जाती थी। इन सभी दंडों को अलग अलग लेवल पर दीवानी और फौजदारी मामलों के आधार पर निर्धारित किया गया था और उस हिसाब से यहाँ पर व्यवस्था होती थी। लेकिन जो सूत्र मिलते हैं उन सूत्रों से हमें यही पता चलता है क्या कि गुप्त काल में जो दंड की व्यवस्था रही वो बहुत ही कठोर दंड था। इसका एक प्रमाण हम लोगों को एक फाइयान के एक वर्णन से भी मिलता है कि यहाँ पर जो डकैती है, डकैती जो होता था उसके लिए उसको दूसरा राजद्रोह माना जाता था, दूसरा राजद्रोह माना जाता था और इसके लिए फांसी की सजा निर्धारित की गई थी, मृत्युदंड दिया जाता था। तो ऐसे कठोरतम दंड की व्यवस्था में गुप्त काल में अलग अलग शासकों के समय देखने को मिलती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर मृच्छकटिकम नाम का एक ग्रंथ मिलता है, इसमें जो न्यायालय रहे दोस्तों उसको अधिकरण मंडप कहा जाता था। तो अधिकरण मंडप शब्द का तात्पर्य क्या होता था दोस्तों, न्यायालयों को कहा जाता था और न्यायाधीशों को अधिकरणिक कहा जाता था, ये भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा हम सैन्य व्यवस्था की बात करें दोस्तों, तो सैन्य व्यवस्था के साथ साथ हम लोगों को गुप्तचर व्यवस्था भी ध्यान रखनी है। अगर हम सबसे पहले गुप्तचर व्यवस्था की बात करें तो गुप्त काल में गुप्तचरों को दूत कहा जाता था और गुप्तचर व्यवस्था मौर्य काल के भांति थी दो प्रकार की। यहाँ पर दो प्रकार से गुप्तचर देखने को मिलते थे, एक होते थे संस्था और एक होते थे बोल सकते हैं हम लोग संचार। अब संस्था और संचार नाम के दो प्रकार की गुप्तचर व्यवस्था देखने को मिलती थी। यहाँ पर भी गूढ़ पुरुष जैसे शब्द ही हमें दिखाई पड़ते हैं गुप्तचरों के लिए, लेकिन मुख्य रूप से गुप्तचर को क्या कहा गया है, दूत कहा जाता था। तो एग्जाम में अगर पूछे कि गुप्तचरों को दूत कब कहा गया तो गुप्त काल में कहा गया था। और संस्था जो एक जगह रुककर गुप्तचरी करते थे, संचार जो जगह जगह घूम घूम कर गुप्तचरी करते थे, ये सेम सिस्टम हमें देखने को मिलता है। और इसके आधार पर हम कहते हैं कि जो इतना विशाल साम्राज्य गुप्त शासकों ने बनाया था उसको अगर वो व्यवस्थित तरीके से इतने लंबे समय तक चला पाए, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे गुप्तचर लोग, जिससे कि साम्राज्य के ऊपर होने वाले आकस्मिक या किसी भी धोखे या किसी भी आक्रमण की जानकारी ने पहले से मिल जाती थी और ये सचेत होकर साम्राज्य की रक्षा करने में भी सफल हुए थे। लेकिन इसके अलावा हम सैन्य व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को बाहरी स्तर पर साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक बड़ी सेना दिखाई पड़ती है। जो बड़ी सेना दिखाई पड़ती है दोस्तों उसमें हम लोग स्थायी सेना को देखते हैं कि गुप्त काल में एक स्थायी सेना होती थी और गुप्त काल की सेना को भी चार अलग अलग अंगों के तौर पर देखा गया। यहाँ पर पैदल सैनिक भी थे, रथ सैनिक भी थे, घोड़े वाले भी थे और हाथी सेना भी थी। तो यहाँ पर सेना के चार प्रमुख अंग थे और चार प्रमुख अंग होने के कारण हम इस सेना को चतुरंग बल सेना कह सकते थे। ठीक है, हाँ, सेना का जो प्रशासन होता था दोस्तों वो सेनापति करता था और सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते थे, महाबलाधिकृत कहते थे। महाबलाधिकृत जो होता था पूरी तरीके से सेना के हर एक काम को हेड के तौर पर देखता था। जो साधारण सैनिक होते थे उनको चार्ट कहा जाता था। चार्ट किसको कहा जाता था, साधारण सैनिकों को कहा जाता था दोस्तों। तो ये सेना व्यवस्था जो थी वो साम्राज्य को एक प्रकार से मजबूती देने का काम करती थी। किसी भी स्तर पर गुप्त साम्राज्य का विस्तार करना हो, आक्रमण करना हो तो ये सेना बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसीलिए गुप्त शासकों ने बेहतर हथियारों से सुसज्जित एक बड़ी सेना को तैयार किया था। अब यहाँ एक और चीज देखिएगा, ये तो हो गई बाहरी सुरक्षा, ये हो गई बाहरी सुरक्षा। अगर हम लोगों को नगर के भीतर शांति व्यवस्था को देखना है तो नगर के भीतर शांति व्यवस्था के लिए पुलिस डिपार्टमेंट भी यहाँ पर था। जो पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी होते थे उनको बोलते थे उपरीक, दंडपाशिक या अंगरक्षक। ये नगर के भीतर की व्यवस्था में शांति निर्माण का काम करते थे। क्लियर। और पुलिस अधिकारियों के लिए यहाँ पर शब्द यूज किया गया दोस्तों भाट। तो भाट पुलिस को कहते थे और चार्ट कहते थे साधारण सैनिकों को गुप्त काल में। तो आंतरिक शांति के हिसाब से देखें तो पुलिस थी, बाहरी स्तर पर देखें साम्राज्य की लड़ाई वड़ाई के लिए देखें सेना भी थी और इन सबको खुफिया रूप से जानकारी देने के लिए बेहतर गुप्तचर सिस्टम भी हमें इस काल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने गुप्त काल के शासन और प्रशासन की बात करके हर एक अंग को देख लिया। अब हम बात करते हैं गुप्त काल के समाज की। जब हम गुप्त काल के समाज की बात करते हैं दोस्तों तो ये पहले के समाज के भांति ही दिखाई पड़ता है समाज, बस कुछ परिवर्तन थे। समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। चार वर्ण हुआ करते थे, चार वर्ण हुआ करते थे, वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन इनकी व्यवस्था में हम लोगों को बदलाव देखने को मिलता। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित थी। बोलने का मतलब ये था कि आप जिस कुल में जन्म लेंगे आप उसी कुल के होंगे, भले ही आप कुछ भी काम करते हो। आप अगर क्षत्रिय कुल में जन्म लेंगे तो आप क्षत्रिय होंगे। तो जन्म आधारित व्यवस्था देखने को मिलती है। लेकिन जब हम यहाँ गुप्तकालीन समाज की बात करें तो ब्राह्मण वर्ण जो था दोस्तों उसके सर्वोच्चता दिखाई पड़ती है। जिस प्रकार से हम ब्राह्मण वर्ण की यहाँ बात करेंगे वो यहाँ पर वर्चस्वशाली वर्ण था और कहीं ना कहीं इसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि भागवत धर्म जो है तो उसका उत्थान का काल भी हम लोगों को ये काल देखने को मिलता है। अगर हम समाज की व्यवस्था को देखें दोस्तों तो पुरुष प्रधान समाज था।
पुरुष प्रधान समाज था, उत्तराधिकार भी पुरुष को ही मिलता था, मुख्य काम भी पुरुष ही करता था, डिसीजन लेना हर एक चीज, परिवार का मुखिया भी पुरुष ही होता था। लेकिन यहाँ देखें कि परिवार सबसे छोटी इकाई हमें देखने को मिलती है, मतलब समाज की अगर सबसे छोटी इकाई, मूल इकाई की बात जब की जाती है तो परिवार ही हम लोगों को यहाँ दिखाई पड़ता है। अब अगर हम गुप्त काल के समाज में और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें दोस्तों, तो यहाँ पर वही सूती ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, मलमल के वस्त्र पहने जाते थे। यहाँ पर शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन किया जाता था। मनोरंजन के साधनों के लिए रथ दौड़ हुआ, पशुओं की लड़ाई हुई, कुश्ती हुई, नाच गाना आदि सब चीजें मनोरंजन के साधन होते थे। लेकिन जब हम समाज के अंदर मौजूद स्थिति को देखते हैं तो यहाँ पर फाहियान की एक स्थिति हमें दिखाई पड़ती है। फाहियान जब भारत आया था, मैंने बताया था कि लिखा था, उससे हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ एक अस्पृश्यता की स्थिति मौजूद थी, अस्पृश्यता की स्थिति मौजूद थी। और फाहियान ने अपने वर्णन में अंत्यज या चांडाल नामक जाति का उल्लेख किया है। ये कहा है कि चांडाल लोग जो होते थे उनको बहुत ही अछूत माना जाता था, और जब चांडाल सड़कों से गुजरते थे तो वो डंडा लेकर चलते थे। और डंडा लेकर चलते थे क्यों? ताकि वो सड़कों पर डंडा ठोक सकें। डंडे की आवाज सुनकर आगे जो लोग खड़े हों वो क्या होते थे, पहले ही सतर्क हो जाते थे, अपने अपने घरों में चले जाते थे। घरों में क्यों जाते थे? क्योंकि इसको अछूत माना जाता था, जिसके ऊपर भी चांडाल की परछाई पड़ जाती थी वो कहीं ना कहीं बोल सकते थे भ्रष्ट हो जाता, उसका शुद्धिकरण करना पड़ता था। तो इस प्रकार की जानकारी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। परंतु जब हम गुप्त काल की इसी व्यवस्था की बात करते हैं दोस्तों, तो हमें यहाँ पर समाज में जो चांडाल रहे उनके रहने और खाने की व्यवस्था भी देखने को मिलती है। तो जो मांस पर आधारित भोजन रहा वो भोजन ये लोग करते थे, और प्रायः इनका निवास जो होता था वो गांव के बाहर होता था, इन्हें सबसे अलग माना जाता था। तो इस प्रकार के उल्लेख हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फाहियान का एक उल्लेख बताता है कि यहाँ जो बुजुर्ग होते थे वो प्रयाग में जाकर मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से प्रयाग में कूदकर अपनी जान दे देते थे, मतलब आत्महत्या कर लेते थे। तो इस प्रकार की जानकारी हम लोगों को यहाँ मिलती है समाज में। अगर हम इसके आगे की बात करें दोस्तों, तो यहाँ शूद्रों की जो स्थिति रही उसमें आर्थिक दशा में हमें सुधार देखने को मिला। यहाँ पर जो शूद्र होते थे उनको सेना में शामिल किया जाने लगा था, और शूद्रों की आर्थिक दशा में सुधार होने का कारण यह भी रहा क्योंकि इस समय हम लोगों को कृषि आदि गतिविधियां देखने को मिलती है। और कृषि आदि जो गतिविधियां देखने को मिलती है इसमें श्रमिक के तौर पर इन्हीं को शामिल किया जाता था। ऐसे में इनकी आर्थिक स्थिति में यहाँ पर सुधार देखने को मिलता है। इसके अलावा शूद्रों को रामायण महाभारत आदि ग्रंथ पढ़ने का भी हमें अधिकार देखने को मिलता है। तो कुछ दिशाओं में देखा जाए तो शूद्रों की स्थिति में हमें सुधार देखने को मिलता है, और कुछ स्थिति में देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अस्पृश्यता वाला माहौल भी हमें कहीं देखने को मिला है। अगर यहाँ पर स्त्रियों की दशा की बात करें दोस्तों, तो स्त्रियों को उपनयन संस्कार बंद हो गया था, मतलब शिक्षा का अधिकार देखा जाए तो इन्हें इतने बड़े लेवल पर नहीं था। हालांकि स्त्री शिक्षा का प्रचलन जरूर देखने को मिलता है, लेकिन उपनयन संस्कार जो है वो बंद हो गया था। अल्प आयु में विवाह होना, मतलब यहाँ थोड़े बहुत साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं कि कम उम्र में शादी हो जाती थी। पर्दा प्रथा या सती प्रथा का प्रचलन हमें देखने को मिलता है। कैसे मिलता है उसको भी बता देते हैं। 510 ईस्वी में भानुगुप्त जो रहा शासक, इसका सेनापति था, उसका नाम था गोपराज। गोपराज, ये गोपराज के बाद इसकी जो पत्नी थी वो सती हो गई थी। ये एरण अभिलेख सागर से जानकारी इस बात की मिलती है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सती प्रथा के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। वहीं अगर देवदासी प्रथा की बात की जाए तो उसका भी प्रचलन हमें यहाँ मिलता है। देवदासी प्रथा का संदर्भ किस चीज से लिया जाता है? देवदासी प्रथा का संदर्भ होता है कि कन्या को दान दे दिया जाता है मंदिर को, और मंदिर के अंतर्गत रहते रहते, किसी भी ऐसी संस्था के अंतर्गत रहते रहते, जरूर नहीं मंदिर हो, उस संस्था के अंतर्गत रहते रहते वहीं पर वो लड़की रहती थी, और वहीं से फिर वो भिक्षा मांगकर खाना पीना करना, इस प्रकार की परंपरा जो होती थी वो देवदासी की परंपरा में शामिल किया जाता था। तो ये जो व्यवस्था थी ये हमें यहाँ देखने को मिलती है। कहाँ? गुप्त काल में। अगर यहाँ पर हम कुछ और ग्रंथों को डिटेल में देखें तो हमें इस समय में स्त्रियों की दशा में भले ही इतनी सारी चीजें देखने को हमें मिल रही हो, लेकिन फिर भी कुछ पुरानी चीजें अभी भी यहाँ पर चल रही थी। जैसे हम बात करें तो कामसूत्र और मुद्रा राक्षस जैसे जो ग्रंथ रहे हैं, इन ग्रंथों से हम लोगों को क्या जानकारी मिलती है? गणिकाएं और वैश्याओं का वर्णन है। मतलब कि गुप्त काल में भी वैश्यावृत्ति जो है चलती थी। वैश्याओं को गणिका कहते थे दोस्तों, और इसे राज का आश्रय भी मिला हुआ था। अगर हम नारद और पाराशर स्मृति को बात करें तो विधवा विवाह का समर्थन हमें यहाँ देखने को मिलता है, मतलब विधवाओं का विवाह भी यहाँ हो सकता था। ठीक है। यहाँ पर अगर हम दासों की बात करें तो दासों का प्रचलन हमें मिलता है गुप्त काल में देखने को, और इसके साक्ष्य मनु ने 7 और नारद ने 15 दासों का उल्लेख किया है। मतलब नारद
स्मृति से 15 और मनु की स्मृति से 7 प्रकार के दास हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो गुप्त काल के समाज की बात करें दोस्तों तो क्या क्या जानकारी हम लोगों को मिली स्त्रियों की दशा से लेके तो दासों की स्थिति तक, वो क्लियर है। एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा कि गुप्त काल में 15 प्रकार के दासों का वर्णन किसने किया है? नारद ने। 7 प्रकार के मनु ने। इस प्रकार की चीजें पूछी जा सकती हैं। अब हम गुप्त काल की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। देखिए, हमने कहा कि गुप्त काल जो रहा वो एक सुदृढ़ साम्राज्य के तौर पर दिखाई पड़ता है, बड़े साम्राज्य के तौर पर दिखाई पड़ता है, मजबूत सेना वाले साम्राज्य के तौर पर दिखाई पड़ता है। तो इतने बड़े लेवल पर अधिकारियों को, सेना को मैनेजमेंट अगर करना है तो डेफिनेट है कि इतनी बड़ी सेना तभी रखी जा सकती है जब राजस्व व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो। तो आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो गुप्तकाल एक बेहतर स्थिति में हमें दिखाई पड़ता है। यहाँ कृषि आधारित व्यवस्था थी, मतलब ये कि लोगों को आय मुख्य रूप से कृषि से ही होती थी। राज्य की आय का साधन भी मुख्य रूप से कृषि से प्राप्त भूमि कर ही था दोस्तों। लेकिन जब भूमि थी दोस्तों, उस पर राजा का अधिकार होता था, राजा का अधिकार होता था भूमि का, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर भूमि के माप की कुछ चीजें दिखाई पड़ती है, जिसमें आड़वाप, द्रोणवाप, कुल्यावाप, निर्वर्तन, ये सब भूमि के माप की इकाइयां थी। भूमि पर राजा का ही अधिकार होता था, लेकिन इकोनॉमी मुख्य रूप से कृषि पर ही आधारित थी। लेकिन कृषि पर आधारित होने के साथ साथ इस समय हम लोगों को व्यापार और वाणिज्य की भी जानकारी मिलती है। इस समय हम लोगों को पशुपालन की भी जानकारी मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर कृषि को माना जाता था। अगर हम यहाँ भूमि को बात करें दोस्तों, तो भूमि को उसके हिसाब से अलग अलग प्रकार में बांटा गया था। एक प्रकार की भूमि होती थी क्षेत्र, इसको खेती के लिए बेहतर भूमि माना जाता था। एक को बोलते थे वास्तु, ये वास करने योग्य भूमि होती थी। एक भूमि होती थी खिल, इसको जो जोती नहीं जा सकती थी उस भूमि को खिल कहते थे। अपरहत किसको कहते थे? बिना जोती गई जंगली भूमि, जंगली भूमि को अपरहत कहते थे। गोचर भूमि वो भूमि होती थी जो पशुओं के लिए, चारा के लिए डिसाइड की गई थी, ठीक है। तो ये भूमि अलग अलग होती थी। जब हम कृषि की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर राजाओं ने कृषि के विकास के लिए काम भी किया। और जब हम कृषि के विकास के लिए काम की बात करते हैं तो इसमें सिंचाई व्यवस्था आती है दोस्तों। सिंचाई व्यवस्था का प्रबंध जो था वो राजा करता था। राज्य की तरफ से जो सिंचाई होता था दोस्तों, उसके उल्लेख के तौर पर हम लोगों को स्कंदगुप्त के समय की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख से कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, क्योंकि सुदर्शन झील जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाई गई थी, वो सुदर्शन झील अब तक क्षतिग्रस्त हो गई थी कुछ लेवल पर। तो उसका जीर्णोद्धार कराने का काम जो किया था वो स्कंदगुप्त के समय करवाया गया था। इस बात की जानकारी हम लोगों को जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। अगर हम यहाँ पर राजस्व की बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि एक प्रकार से सेतुबंध कर की जानकारी हम लोगों को मिलती है। सिंचाई के लिए नहर वगैरह तो बनवाई थी राजाओं ने, लेकिन रहट या घंटी यंत्र का भी यहाँ पर हम लोगों को सूचना मिलती है कि सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। और राजकीय नहरों से सिंचाई करने वाले से कर भी लिया जाता था, सेतुबंध कर के तौर पर हमें यहाँ एक कर भी दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर हम यहाँ और बात करें तो भू राजस्व जो था वो राज्य की आय का प्रमुख साधन था। जब हम राज्य की आय के स्रोत की बात करते हैं तो राज्य की आय के स्रोत में भू राजस्व प्रमुख था। 1/4 से लेकर 1/6 तक इस समय भू राजस्व ग्रहण किया जाता था। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर हम लोग देखें तो जुर्माना लगाकर भी आय होती थी। इसके अलावा चुंगी कर, है ना, व्यापार पर कर आदि कर लगाकर भी यहाँ पर क्या होती थी? राजा की आय होती थी। जब हम भूमि कर की बात करते हैं दोस्तों, तो उपज का 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था और इसको 2 रूपों में वसूल किया जाता था। एक रूप में वसूल करते थे हिरण्य या नगद के तौर पर, और एक में अन्य के तौर पर भी ऋण लिया जा सकता था। और कभी कभी ऐसा लगता था कि स्थिति खराब है, ऋण नहीं दिया जा सकता, उपज नहीं हुई है, तो इनके दरों में परिवर्तन भी संभव था दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें तो कई और प्रकार के कर भी यहाँ चलते थे, जैसे भाग, उपज का 1/6 भाग होता था। भोग क्या बोलते थे? प्रतिदिन दैनिक वस्तुएं जो राजा को अपनी इच्छा से दी जाती थी वो भोग होती थी। उद्रंग क्या होता था? स्थायी कृषकों से भूमि कर लिया जाता, उसको उद्रंग कहते थे। ऊपरी कर क्या होता था? अस्थायी कृषकों पर लगने वाला कर ऊपरी कर होता था। भूतोपात प्रत्यय क्या था दोस्तों? आयात निर्यात पर जो कर लगता था उसको भूतोपात प्रत्यय कहते थे। शुल्क क्या होता था? शुल्क सीमा बिक्री की वस्तुओं पर लगने वाला कर था। तो ये सभी के सभी कर हमें दिखाई पड़ते हैं कहाँ? गुप्त काल में। मतलब भू राजस्व के अलावा अन्य कर थे जिनसे भी गुप्त काल के राजाओं को अच्छी खासी आय हो जाती थी, और उस आय के बल पर एक बड़ी सेना भी रख सके, सुदृढ़ साम्राज्य भी स्थापित कर सके। यहीं पर हम लोगों को भूमि कर से जुड़े कुछ अधिकारियों का नाम भी देखना चाहिए। ध्रुवाधिकरण होता था, ये भूमि कर संग्रह अधिकारी होता था। महाक्षपटलिक या कर्णिक आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला होता था।
शौल्किक सीमा शुल्क या लेने वाला होता था। न्यायाधिकरण भूमि विवादों को निपटाने वाला होता था। इसके अलावा दोस्तों कुछ भूमि ऐसी होती थी जिस पर कर नहीं लिया जाता था। ये भूमि वो होती थी जो मंदिरों और ब्राह्मणों को दान दी जाती थी। इस मंदिरों और ब्राह्मणों को दान दी जाने वाली भूमि को अग्रहार कहते थे और अग्रहारों से शुल्क वसूल या टैक्स वसूल नहीं किया जाता था। तो यहाँ पर हम लोगों ने राजस्व व्यवस्था को देखा, जिस हिसाब से गुप्त काल में राजा की आय होती थी। लेकिन मैंने कहा था कि इसके अलावा व्यापार वाणिज्य भी होता था। तो व्यापार वाणिज्य की जब बात करते हैं दोस्तों, तो गुप्त काल में औद्योगिक विकास हमें देखने को मिलता है। इस समय हमें सूती वस्त्र उद्योग हो, बर्तन उद्योग हो, पत्थर उद्योग हो, धातु पर आधारित उद्योगों का विकास देखने को मिलता है। और इस उद्योगों के चलते जो वस्तुएं बनाई जाती थी, जिस प्रकार की हस्तशिल्प की हमारे पास कला थी, जो वस्तुएं बनाई जाती थी, उस वस्तु की हमारे ही नहीं पूरी दुनिया भर में इसकी डिमांड होती थी। और ये कहा जाता था कि हमारे देश में विश्व का पूरा सोना चांदी चलकर हमारे देश आता था। मतलब क्या कहा जाता था कि दुनिया का सोना चांदी चलकर कहाँ आ रहा था? भारत में आता था। लेकिन किसके समय आता था? मेनली वो गुप्त काल के समय हमें देखने को मिलता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको औद्योगिक व्यवस्था में इतना कुछ विस्तार देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारी वस्तु की डिमांड पूरे बहुत बड़ी क्षेत्र में थी दुनिया के। तो जो वस्तुएं लोग लेते थे उसका जो पेमेंट करते थे वो सोना या चांदी के रूप में करते थे। तो हमारी वस्तुएं पूरी दुनिया में जाती थी और वहां से सोने चांदी के रूप में उसका पैसा हम लोगों को मिलता था। इसलिए हम भारत को सोने की चिड़िया भी कहते थे, जिसमें इस काल का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। अगर हम सभी वस्त्र उद्योगों की बात कर लें दोस्तों, तो सबसे प्रमुख उद्योग के तौर पर वस्त्र उद्योग चलता था। यहाँ पर जो शिल्पी होते थे, जो व्यवसायी होते थे, उनके अपने निगम होते थे, उनकी अपनी श्रेणी होती थी, उनके अपने संघ होते थे। क्यों होते थे? ताकि औद्योगिक गतिविधि और व्यापारिक गतिविधियों को बिना किसी परेशानी के आसानी से चलाया जा सके। ठीक है। यहाँ पर पुग क्या होता था? पुग जो होता था वो विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह होता था। श्रेणी क्या होता था? एक ही जाति के व्यापारियों के समूह को श्रेणी कहते थे। निगम क्या कहते थे दोस्तों? व्यापारियों की जो समिति होती थी उसको निगम कहते थे। तो इस प्रकार की संस्थाओं की जानकारी मिलती है, जिसके अंतर्गत जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, जो औद्योगिक गतिविधियां थी, उनको बेहतर तरीके से संचालित करने का काम किया जाता था। अगर हम यह देखें तो जो इन सब का प्रधान होता था उसको श्रेष्ठी कहते थे, श्रेष्ठी कहते थे। लेकिन गुप्त काल में हम लोगों को देखने को मिलता है कि रोमन व्यापार का पतन हुआ। रोमन व्यापार का पतन जरूर हुआ, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से हो, चीन के देशों से हो, यहाँ पर व्यापार में वृद्धि हुई। और जो व्यापार होता था उस व्यापार के कारण हमारी जो इकोनॉमी थी गुप्त काल की, वो बहुत बेहतर इकोनॉमी के तौर पर हमें दिखाई पड़ती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के, सबसे ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्के किसके समय चलाए गए? तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए थे गुप्त काल में। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी कहीं ना कहीं बेहतर थी और इनका जो व्यापारिक गतिविधि थी वो उन्होंने बेहतर तरीके से डेवलप कर रखा था। ठीक है। अगर हम यहाँ पर प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो दोस्तों याद रखिएगा कि ताम्रलिप्ति और भृगु कक्ष जैसे बंदरगाह हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बंदरगाह के होने का तात्पर्य यह है कि व्यापार जो होता था वो बाहर से भी होता था और आंतरिक भी होता था। आंतरिक व्यापार भारत के ही उस समय के अलग अलग राज्यों के बीच में होता था और बाहरी व्यापार दूसरे देशों के साथ होता था, जिसमें दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हो या चीन के साथ व्यापार की व्यवस्था हो। तो ये व्यापार दोनों प्रकार से होता था और व्यापार जो होता था वो जल मार्ग से भी होता था और थल मार्ग से भी होता था। समुद्रगुप्त जैसे राजाओं के सिक्कों पर हमें उनके समय के जहाज के चित्र मिलते हैं, जो हम लोगों को इस बात की तरफ बताते हैं कि समुद्रगुप्त जैसे राजा जो है गुप्त काल के, इनको समुद्र यात्रा करना अच्छा लगता था। और समुद्र यात्रा जहाज का अगर चित्र है तो कहीं ना कहीं जहाजों के माध्यम से व्यापार की गतिविधियां भी चलती थी दोस्तों। तो यहाँ पर व्यापार अच्छा फला फूला और समुद्री व्यापार के लिए ताम्रलिप्ति पूर्वी तट पर और भृगु कक्ष पश्चिमी तट पर हमें बंदरगाह देखने को मिलते हैं, जिनसे व्यापार संपन्न होता था। चीन के साथ रेशम का व्यापार होता था दोस्तों। इथोपिया से हाथी दांत का व्यापार होता था। अरब, ईरान और बैक्टीरिया से घोड़ों का आयात किया जाता था। ठीक है। इसके अलावा हमारे देश से हस्तशिल्प की जो वस्तुएं थी, है ना, वो सभी की सभी वस्तुएं दुनिया भर में भेजी जाती थी दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम मुद्रा व्यवस्था की बात करें तो गुप्त काल में सोने के, चांदी के, तांबे के सिक्के चलाए गए थे। सोने, चांदी, तांबे के सिक्के। अगर हम यहाँ पर चांदी के सिक्कों की बात करें तो जब चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना था तो चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा बनने के बाद चांदी की मुद्राएं जारी की थी, जिसे राजा रानी शैली के सिक्के कहे गए थे। उसके अलावा बड़े पैमाने पर हम देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय वो राजा था जिसने शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए थे। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें स्वर्ण मुद्रा की तो गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा चलती थी दोस्तों वो 144 ग्रेन की स्वर्ण मुद्रा होती थी, जिसको दीनार कहा जाता था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे? दीनार कहते थे। और मैंने पहले ही इस बात को बताया है आप लोगों को कि सबसे
सबसे ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्के किसने चलाए? गुप्त शासकों ने चलाए थे। लेख युक्त पहले सिक्के हम लोगों को कहीं ना कहीं यूनानियों के संपर्क में आने के बाद प्रेरणा मिली थी, और हमारे देश में सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जो चलाए गए थे वो कुषाणों के समय चलाए गए थे। सामान्य लेन देन की हम बात करते हैं दैनिक जीवन में, तो कौड़ियों का प्रयोग करते थे लोग। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा कि गुप्तकालीन सर्वाधिक सिक्के बयाना कहां? भरतपुर राजस्थान से मिले हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगर हम इस इकोनॉमिक सिस्टम के बाद जाएं तो जिसकी इकोनॉमी बेहतर होगी उसकी धार्मिक व्यवस्था और कला साहित्य भी बेहतर होगा। देखिए, अगर हमारे पास खाने पीने के लाले पड़े हों तो हम ना तो पढ़ने लिखने पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं और ना ही पूजा पाठ बाकी सब चीजों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूं, जो जितना संपन्न होगा उतना ज्यादा कला संस्कृति का विकास होगा, धार्मिक स्थिति उतनी अधिक सुदृढ़ होती है। तो गुप्त काल की आर्थिक संपन्नता हमें बताती है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थिति बेहतर थी, और ऐसी स्थिति में हम लोगों को यहाँ की धार्मिक स्थिति देखने को मिलती है। जब हम यहाँ की धार्मिक स्थिति के ऊपर प्रकाश डालते हैं तो हमें पता चलता है कि गुप्त काल के शासकों ने अपना जो राज धर्म बनाया था वो वैष्णव धर्म को बनाया था। वैष्णव धर्म को या भागवत धर्म भी कहते हैं। इसके अलावा चूंकि वैष्णव धर्म को, भागवत धर्म को इन्होंने अपना राजधर्म बनाया, तो अपने साम्राज्य की जो मुहर, प्रतीक जिसको बनाया वो गरुड़ को बनाया। तो गरुड़ इनका प्रतीक चिन्ह था, राज की चिन्ह था दोस्तों। इसके अलावा गुप्त शासकों ने इस धर्म की व्याख्या करते हुए, इसे अपनाते हुए इस बात के प्रमाण देने के लिए परम भागवत जैसी उपाधियां भी धारण की थी। और इस समय में हम लोगों को शिव, गंगा, यमुना, दुर्गा, सूर्य, नाग, यक्ष जैसे देवताओं के उल्लेख देखने को मिलता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि गुप्त काल का जो समाज था वो बहुदेववादी समाज था, कई सारे देवताओं में विश्वास करते थे। और गुप्त काल में जो बहुत बड़ी चीज हमें देखने को मिलती है दोस्तों, वो क्या कि यहाँ जो उपासना की व्यवस्था है वो शुरू होती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि मूर्ति पूजा जो थी वो पहले होती थी। अब मूर्ति पूजा प्रमुख रूप से क्या हो गई? उपासना का माध्यम पहले थी, है ना। बोलने का मतलब यह है कि मूर्ति पूजा मौर्य काल में शुरू हुई। मौर्य काल से हम लोगों को मूर्ति पूजा के शुरू होने के साक्ष्य मिलते हैं, जो उत्तर मौर्य काल में हम देखें ये ज्यादा बढ़ गई थी जब बुद्ध आदि की प्रतिमा देखने को मिली। और यही मूर्ति पूजा गुप्त काल में और बढ़ गई। मतलब उपासना का प्रमुख माध्यम क्या बन गई? मूर्ति पूजा बन गई थी। पहले यज्ञ होता था, तो यज्ञ का स्थान किसने ले लिया था? उपासना ने। और उपासना का प्रमुख साधन क्या था? मूर्ति पूजा थी। लेकिन हमें यहाँ धार्मिक सहिष्णुता की भावना भी देखने को मिलती है। यहाँ पर ब्राह्मण धर्म को इन्होंने अपना राजकीय धर्म बना लिया, मतलब भागवत धर्म को। और इसके अलावा इन्होंने बौद्ध धर्म की बात कर ले हम लोग, जैन धर्म की बात कर ले हम लोग, ये भी यहाँ पर अच्छा बढ़िया फला फूला। अजंता एलोरा की गुफाएं और आदि माध्यमों से हमको इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो भागवत धर्म के साथ साथ शैव धर्म को भी इन्होंने समान रूप से पोषित किया था। तो यहाँ शैव धर्म का भी भागवत धर्म के साथ साथ समान रूप से हमें विकास देखने को मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने धार्मिक व्यवस्था की बात की। अब यहाँ पर हम लोग कला की बात करें, तो जब हम गुप्त काल की कला की बात करते हैं तो कला की दृष्टि से गुप्त काल प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। जिस हिसाब से कला साहित्य में गुप्त काल में काम हुआ, वैसा काम प्राचीन काल में किसी साम्राज्य में देखने को नहीं मिला। इसीलिए हमने कहा कि यह कला की दृष्टि से स्वर्ण काल था। स्थापत्य कला हो, मूर्ति कला हो, चित्रकला हो या अन्य कोई दूसरी कला हो, सभी कलाओं के विकास पर गुप्तकालीन शासकों ने पर्याप्त ध्यान दिया है। अगर हम यहाँ पर देखें इस समय की कला की विशेषताएं क्या थी, तो इस समय की कला की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि मंदिरों का बड़े पैमाने पर निर्माण किया गया। शीर्ष वाले मंदिर अलग अलग जगह पर, भारत पर अलग अलग देवताओं के मंदिर बनवाए गए। तो मंदिरों का निर्माण यहाँ पर हम लोगों को बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है, जो इस कला का उदाहरण है। यहाँ की जो कला थी उसका दूसरी विशेषता थी कि ये विदेशी प्रभाव से मुक्त थी। यदि हम कुषाण के काल की कला की बात करें, गांधार कला की बात करें, तो उस पर विदेशी प्रभाव देखने को मिल रहा था। लेकिन गुप्त काल की जो कला रही उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि पूर्णतः देशी कला थी। अगर हम कुषाणों के पूर्वकालीन की बात करें, यहाँ पर नग्नता था, यहाँ पर नग्नता का लोप हो गया था पूरी तरीके से। धर्म कला के अनुगामी के तौर पर काम थे, मतलब धर्म को आधार बनाकर, केंद्र बनाकर कला पर काम किया गया, मंदिर, मूर्ति आदि। और पाषाण का अधिक प्रयोग हो, मतलब यहाँ पर पत्थरों का प्रयोग हमें ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा ईंट का प्रयोग भी था, लेकिन ईंट के कंपैरिजन में जब कला की बात करते हैं तो पत्थरों का प्रयोग हमें ज्यादा देखने को मिलता है। जब हम स्थापत्य कला की बात कर ले तो स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण स्थान था दोस्तों किसका? मंदिर निर्माण कला का। मंदिर निर्माण कला की हम बात करें तो वो हमें गुप्त काल में ही दिखाई पड़ता है। हम इस इतिहास के यूनिट 1 के बाद जब दूसरे मॉड्यूल पर यूनिट 1 में दूसरे मॉड्यूल पर चर्चा करेंगे, तो दूसरे मॉड्यूल में दोस्तों हम
भारत की कला साहित्य के बारे में देखेंगे, वहां पर हम नागर शैली, द्रविड़ शैली आदि पर चर्चा करने वाले हैं। तो वहां हम लोग गुप्त काल के मंदिरों की तुलना भी करेंगे। साथ ही साथ अभी जो राम मंदिर बनाया गया है, उस राम मंदिर में किस प्रकार की कला की व्यवस्था, उसको भी हम लोग वहां कोड करेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल से माना जाता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ये वैष्णव मंदिर है, और यहाँ पर शिखर बनाया गया मंदिर पर, जो शिखर बनाया गया है वो इस प्रकार के मंदिरों का पहला उदाहरण हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर ब्राह्मण और बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ गुफा मंदिर बनाए गए हैं। ब्राह्मण गुफा मंदिर में सबसे उदाहरण हमें देखने को मिलता है उदयगिरी का मंदिर। जो उदयगिरी का मंदिर है दोस्तों, उसमें विष्णु के वराह अवतार की विशाल मूर्ति है। तो एग्जाम में पूछेगा कि विष्णु के वराह अवतार की विशाल मूर्ति किस काल से संबंधित है, तो वो गुप्त काल से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गुप्त काल में कई प्रसिद्ध मंदिर बनाए गए, जिसमें तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है, भूमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में है, नशना कुठारा का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। तो ये प्रमुख मंदिर रहे जो गुप्त काल में हुए थे दोस्तों, और कला के प्रमुख उदाहरण के तौर पर हमारे सामने हैं। अब हम मूर्तिकला और चित्रकला की अगर बात करें, तो मूर्तिकला और चित्रकला का भी पर्याप्त विकास हमें गुप्त काल में देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ देखें तो मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र जो थे वो चित्रकला मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र के तौर पर फेमस थे, लेकिन यहाँ पर प्रमुख तौर पर हम इनको मूर्तिकला के केंद्र के तौर पर देखते हैं। अगर हम यहाँ विष्णु की मानव आकार की प्रतिमा की बात करें, या फिर हम बात करें सारनाथ एवं मथुरा की बुद्ध प्रतिमा की, या हम गंगा यमुना की मूर्ति की बात करें, तो ये सभी के सभी जो मूर्तियां हैं वो गुप्त काल की मूर्तियां हैं। ठीक है। अगर यहाँ पर चित्र के अवशेष की बात करें तो बाघ की गुफाएं जो धार में है, अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, ये सभी के सभी यहाँ के चित्रों के अवशेष हमें देती हैं। अजंता एलोरा की जब गुफाओं की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 19 गुफाएं हैं, लेकिन 16 नंबर की गुफा, 17 नंबर की गुफा और 19 नंबर की जो गुफाएं हैं वो गुफाएं गुप्त काल से संबंधित हैं। तो टोटल 29 गुफाओं में से 3 गुफाएं 16, 17, 19 नंबर की गुफा जो है ये गुप्त काल से संबंधित है। ये 2 प्रमाण हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। पहला प्रमाण तो ये कि इस समय गुफा मंदिर पर भी ध्यान दिया गया, कला की दृष्टि से चित्रकला का इंपॉर्टेंट योगदान। दूसरी बात कि इनका संबंध बौद्ध धर्म से है, तो बौद्ध धर्म के लिए भी गुप्त काल में काम हुआ वो हम लोगों को दिखाई पड़ता है। अब हम यहाँ शिक्षा साहित्य की अगर बात करें तो शिक्षा साहित्य की दृष्टि से भी यहाँ बहुत बड़ा हम लोगों को एक बदलाव देखने को मिलता है, या बहुत ज्यादा विकास देखने को मिलता है। यहाँ पाटलिपुत्र हो, वल्लभी हो, उज्जैनी, काशी और मथुरा ये शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। जब हम पूरी शिक्षा व्यवस्था पर नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि गणित और ज्योतिषी की जो शिक्षा थी ये बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रचलित थी, सबसे ज्यादा विकास इसी में हुआ था। अगर हम यहाँ देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में हम लोगों को 9 रत्न की जानकारी मिलती है, कालिदास, बेताल भट्ट, अमर सिंह, घट, खरपर, शंकु, है ना। मैंने उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, जिसको नहीं पता वो पहले वाला लेक्चर जो इसके पहले डाला है, थंबनेल पे लिखा है गुप्त काल के प्रमुख शासक, उसको देखिएगा, वहां सबके बारे में डिटेल में बात की गई है। यहां हम लोग दूसरे विद्वानों के बारे में बात करेंगे, वहां पर्टिकुलर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के विद्वानों को देखा है। तो देखो आर्यभट्ट जैसे विद्वान हो, वराहमिहिर हो, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत, नागार्जुन जैसे विद्वान यहाँ पर मौजूद थे। जब हम आर्यभट्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो शून्य की खोज, प्रकृति की आकृति गोल है ये बताया, गति, पृथ्वी की गतियों के बारे में बताया। शून्य की खोज दुनिया के लिए सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है। किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। ब्रह्मगुप्त की बात करें तो चक्रीय चतुर्भुज की बात करें, शून्य के प्रयोग के नियम की बात करें, द्विघात समीकरण की जो गुत्थियां थी वो सब ब्रह्मगुप्त ने सुलझाई है। नागार्जुन रसायन विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता थे। और जब हम बात करते हैं वराहमिहिर की, तो वराहमिहिर खगोल शास्त्री थे। जो काम आर्यभट्ट ने किया उस काम को आगे बढ़ाने का काम वराहमिहिर ने किया था दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा, इनकी जो रचनाएं हैं वो आगे हम देखने वाले कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की थी। लेकिन यहाँ पर नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन आदि स्मृतियों की रचना हुई। पुराणों को जो वर्तमान स्वरूप दिया गया वो अंतिम संकलन भी पुराणों का हमें गुप्त काल में ही देखने को मिलता है। तो साहित्यिक दृष्टि से बात करें या फिर हम बात करें शिक्षा की वैज्ञानिक दृष्टि से, तो वो सारा का सारा विकास हम लोगों को गुप्त काल में देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों सुश्रुत की भी बात की जानी चाहिए। सुश्रुत संहिता लिखी गई। सुश्रुत संहिता में लगभग 120 प्रकार की शल्य चिकित्सा संबंधी, ऑपरेशन व्यवस्था संबंधी बातों को दिखाया गया है। आज पूरी दुनिया जिस हिसाब से ऑपरेशन तकनीक, हाथ पैर तोड़ ताड़ के जोड़ देने वाला जो कार्यक्रम होता है वो दिखा रहा है, लेकिन इसकी अगर शुरुआत कहीं से हुई है तो वो कब से हुई है? हमारे देश के प्राचीन समय में हुई है। और सुश्रुत संहिता जो है दोस्तों वो इसके लिए इंपॉर्टेंट ग्रंथ के तौर पर हम लोगों को दिखाई पड़ता है गुप्त काल का।
अब यहाँ पर गुप्त काल की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो ऋतु समारंभ कालिदास की है, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मुद्रा राक्षस। अब देखिए कि यहां तक जो 7 रचनाएं हैं, इन 7 रचनाओं में हम लोगों को 2 महाकाव्य भी देखने को मिलते हैं, 3 नाटक भी देखने को मिलते हैं। ये सब किसने लिखा है? ये सब कालिदास की रचनाएं हैं दोस्तों। इसके अलावा मुद्रा राक्षस ने कहीं ना कहीं मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें देवी चंद्रगुप्तम, विशाखा दत्त की है, वृहद संहिता वराहमिहिर की है, पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर की है। ये दोनों के दोनों ग्रंथ वराहमिहिर के हैं दोस्तों। खगोल शास्त्र के संदर्भ में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त का है। आर्यभट्टियम हो, सूर्य सिद्धांतिका, ये दोनों के दोनों ग्रंथ आर्यभट्ट के हैं। न्यावतार जो है वो सिद्धसेन का ग्रंथ है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा का है, दूसरे ध्यान रखिएगा। नीतिसार कामंदक का है। मृच्छकटिकम शूद्रक, योगाचार असंग और अष्टांग संग्रह वाग्भट की रचना है। तो ये सभी गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचना है जिसकी हम लोगों को जानकारी मिलती है। तो ये जो पूरा डिस्कशन हम लोगों ने किया, जिसमें गुप्त काल के राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, गुप्त काल के समय की हम लोगों को समाज अर्थव्यवस्था, गुप्त काल के समय की धर्म की स्थिति, गुप्त काल के समय पे अर्थव्यवस्था की क्या व्यवस्था रही, कला में, साहित्य में, विज्ञान में क्या क्या विकास हुआ, हमने सब चीज को देखा। और ध्यान रखिए एग्जाम में इसके बाहर क्वेश्चन मुश्किल है कि जाए, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाना है वो यहीं से पूछा जा सकता है। इस पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और जो ग्रंथ हम लोगों ने देखे, जो खोज हम लोगों ने देखी, जो विद्वानों का नाम हम लोगों ने लिया है, उन सभी विद्वानों का नाम जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। अगले लेक्चर में दोस्तों गुप्त काल के बाद की व्यवस्था पर डिस्कस करूंगा। हर्षवर्धन और वर्धन डायनेस्टी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं अगले लेक्चर में। तो लगातार हमारे इस लेक्चर सीरीज से जुड़े रहिएगा। और जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में इस लेक्चर को शेयर जरूर कीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि 28 अप्रैल को जो पीएससी का एग्जाम है उसको टारगेट करके हम इतिहास हो या यूनिट नंबर 6 और आदि सब्जेक्ट्स को हम लोग यहाँ दे रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम में बेहतर स्कोर हो सके और एग्जाम आपका प्री क्वालिफाई हो जाए। बाद में हम लोग मेंस पर भी ऐसा डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल प्री पर चल रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इससे जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तो ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होगा, ताकि बेहतर से बेहतर जो डेटा हो सकता है वो आप लोगों को समझाएं। और मेरी कोशिश होती है कि आपको यहाँ सब चीजें उपलब्ध करा दी जाए, तो आपको कहीं आपको भटकने की जरूरत ना पड़े। सभी डेटा एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर, एक चैनल पे होगा, ठीक है। तो मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम दोस्तों।